नमस्कार। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर कई चेहरे अभी तक सामने आ चुके हैं और उनके द्वारा अपने स्तर से जितने भी मतदाता हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो अपना पक्ष है उन मतदाताओं के सामने रखा जाए ताकि उनके विचार से या उनके कार्य से, उनके एजेंडे से वो प्रभावित हो सके और उनके पक्ष में मतदान कर सके। इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर अभिराम सिंह जी, जो इस मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज अभियान चल रहा है उस अभियान का समर्थन इन्हें प्राप्त है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं उन्हीं के इशारे पर ये चुनाव मैदान में सामने आए हैं और उनके द्वारा एक तरह से इनको समर्थन दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अभिराम सिंह जी हैं। पहले इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप एक शिक्षाविद हैं, कई संस्थान आप चला रहे हैं, लेकिन आपको इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर, आप एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षाविद के तौर पर आपका कार्य सराहनीय है, लोग आपकी चर्चा भी करते हैं। आपको इस तरह के चुनाव में आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर? बिहार की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था और उसमें शिक्षक की स्थिति इतना बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है कि यदि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो एजुकेशन को सुधारना होगा। और एजुकेशन फील्ड में 30 ईयर से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं, तो यह मेरी भी दायित्व बनती है कि यदि बिहार के विकास में कंधा मुझे भी लगाना पड़े और एजुकेशन को हथियार बनाकर जिससे एजुकेशन की स्थिति है उस पर मैं भी आगे बढ़ चुका हूं। इसमें प्रशांत जी का जन समर्थन प्राप्त है। अच्छा, किस तरह से समर्थन देने का भरोसा दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से आपके द्वारा जो डायरी और कैलेंडर अभी लोगों मतदाताओं के पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर जन स्वराज का ये लिखा हुआ है, लोगो लगा है और उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का समर्थन आपको प्राप्त है। किस तरह से भरोसा दिया गया है उनके द्वारा आपको? देखिए, स्पष्ट है, प्रशांत किशोर जी बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए अपनी पद यात्रा शुरू की है। यदि यह बिहार के विकास के लिए उसकी सबसे पहली प्राथमिकता एजुकेशन है। यदि बिहार को विकसित करना है तो एजुकेशन को विकसित करना होगा, जो कि अन्य राज्यों में इसका प्रमाण है। तो इसलिए उन्होंने ये बिहार के विकास के लिए शिक्षा को हथियार बनाया और वह हथियार कौन चलाएगा? तो शिक्षक चलाएगा। और शिक्षा की जो स्थिति है और शिक्षकों की जो स्थिति है, शैक्षणिक जो वातावरण बिहार के हो चुकी है, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सारी चीज़ बेईमानी होगी। लगातार शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन चलते रहता है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर लगातार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। जो भी आते हैं, तो पिछले बार भी जो चुनाव हुए थे उस समय जो अभी वर्तमान में एमएलसी है उनके द्वारा भी कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन शायद उन वादों पर उनके द्वारा खरा उतरने का काम नहीं किया गया, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर आपके पास किस तरह का एजेंडा है? यह केवल शिक्षकों की समस्या नहीं है। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए, बिहार की समस्या है। और बिहार में शैक्षणिक क्षेत्र को चलाने वाले शिक्षक होते हैं। सबसे पहले जैसे हाई स्कूल को लिया जाए, माध्यमिक शिक्षक को, तो इनका सृजित पद जो था उसी को समाप्त कर दिया गया है। जब सृजित पद ही समाप्त हो गया तो शिक्षक हैं कहाँ? और उन्हें नियोजित, अतिथि शिक्षक और तरह तरह के पद दिए जा रहे हैं। यह सरासर उनके धोखा है बिहार के एजुकेशन के साथ। और इतना ही नहीं, वित्त सहित यदि वित्त रहित शिक्षक हो सकता है तो कैसे इसमें कौन एंट्री करेगा? अच्छे लोग एजुकेशन के जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो कैसे आएंगे? जब तक हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं आएंगे तो ये कैसे शैक्षणिक विकास की कैसे? क्यों आज बिहार का ही सारे शैक्षणिक क्षेत्र में पैसा जो जाता है कोटा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में बिहार का सारे पैसे जाते हैं। क्यों? कि एजुकेशन लेने के लिए। क्या बिहार का एजुकेशन एक जमाना था कि बिहार का एजुकेशन सबसे अव्वल रहता था विश्व का ही, और भारत के अन्य राज्यों से यहाँ सारे लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज बिहार के सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने के दूसरे देश, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो मेरा ये आर्थिक नुकसान के साथ शैक्षणिक नुकसान दोनों हो रहा है।
तो बिहार के विकास की कल्पना कैसे किया जा सकता। जब बिहार में जो सरकार की शिक्षा नीति है उसके तहत नियोजित शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नियोजित शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, समान काम के बदले समान वेतन की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। जो उनकी मांग है उससे आप किस तरह से उस पर क्या कुछ होना चाहिए, या जो मांग उनके द्वारा किया जा रहा है वो कितना जायज़ है? यह बिल्कुल उनकी मांग सत्य है, लेकिन यह मांग की दिशा को बदला जा रहा है। नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, ये सब शब्द ही नहीं है, केवल शिक्षक शब्द है। चूँकि बिहार के एजुकेशन की पॉलिसी नहीं बनी है, तो मैं कहता हूँ कि केवल ये हमें कुछ वेतन बढ़ाने से और शिक्षा का गैर शैक्षणिक क्षेत्र को बांटे नहीं। पहले यदि बिहार को शैक्षणिक व्यवस्था सुधारना है तो बिहार के लिए एक शिक्षा की पॉलिसी बनाया जाए, और शिक्षा की पॉलिसी जैसे ही बन जाती है तो उसमें एक शिक्षक शब्द आएगा, और शिक्षक शब्द में स्वतः उसका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो जाएंगे, ईएसआई, ईपीएफ, उनका वेतन और उनका पेंशन भी हो जाएगा। इसलिए उनकी मांग तो समान काम के लिए समान वेतन, वही बीए बीएड करके दूसरे जगह फुल वेतन प्राप्त कर रहे हैं लोग, दूसरे स्टेट में प्राप्त कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। इसलिए तो ये मांग बिल्कुल उचित है और संवैधानिक है। अच्छा, जिस तरह से राजनीति में दलीय व्यवस्था लागू है और माना जाता है कि अगर किसी जो उम्मीदवार हैं उन्हें अगर दलीय समर्थन मिल जाता है तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप कितना संघर्ष कर पाएंगे जिनको दलीय एक तरह से समर्थन प्राप्त है, चाहे महागठबंधन की हो, महागठबंधन का समर्थन प्राप्त हो या फिर एनडीए का समर्थन प्राप्त हो, उनके बीच आप कैसे उन लोगों से संघर्ष कर पाएंगे सर? कोई तनाव की बात नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि हमेशा निर्दलीय शिक्षक प्रतिनिधि जीतते हैं और जीतने के उपरांत किसी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। मैं इससे दूर हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारी बिहार की शिक्षा की पॉलिसी कैसे बने, न हमारे यहाँ कोई बीत रहित रहे, न कोई हमारे यहाँ तिथि रहे, और न ही कोई नियोजित रहे, केवल शिक्षक शब्द रहे। और इसी का संघर्ष लेकर चला हूँ। और ये संघर्ष राजनीतिक पार्टियां से नहीं, चूँकि ये 6 चुनाव जो होता है 6 एमएलसी शिक्षक का होते हैं, वो केवल निर्दलीय इंडिपेंडेंट होता है। बाहर से कोई किसी का समर्थन दे सकता है, उससे नहीं, चूँकि हमें भी तो समर्थन कहीं से प्राप्त है, इसलिए निर्दलीय है और यह चुनाव निर्दलीय होता है, इसी पर मतदान होता है। अच्छा, एक चीज़ जिनके भरोसे आपको इस मझधार से पार निकलना है, जो भी मतदाता हैं, मतदाता से क्या अपील करेंगे आप? मतदाता से मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं से यही अपील करता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा के ऊपर मतदान करें। जो हमारी बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था है, दुर्दशा है, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था के सुधारने के लिए केवल जो भी आपका प्रतिनिधि है, जो एजुकेशन फील्ड का है और शैक्षणिक जगत के लोग भी यही चाहते हैं। और मेरा एकदम एक लाइन का है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल शिक्षा पर वोट करें, जो बिहार को विकसित किया जा सकता है। देखिए, ये हैं डॉक्टर अभिराम जी, जिनका कहना है एक शिक्षाविद के तौर पर ये प्रत्याशी के पद पर, एमएलसी प्रत्याशी के पद पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप समझिए कि किसी मर्ज का इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है, और ये शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद होने के नाते ये जिस तरह से शिक्षकों की समस्याएं, शिक्षा की समस्याओं को जानते हैं, उसका समाधान इनके स्तर से हो सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन उनकी समस्याओं की समझ, जो समस्याएं हैं उनकी समझ होनी चाहिए। बहुत तरह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक शिक्षाविद ही दूर कर सकता है। उसको पता है कि शिक्षक कहाँ परेशान हो रहे हैं, शिक्षकों की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। इन सारी बातों का ज्ञान एक शिक्षाविद को ही हो सकता है। बतौर प्रत्याशी कोई भी आ सकता है, और बहुत से ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आने वाले हैं जिनका इस क्षेत्र में अनुभव तो कम है, लेकिन अनुभवी होने का दावा जरूर उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बहुत ऐसे प्रत्याशी जो अभी एमएलसी के पद पर हैं, उस समय जब यहाँ पर आए थे प्रचार के दौरान, उस समय भी यह वादा किया गया था, शायद उनके द्वारा पद धारण करने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिस कारण से शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। और वही नाराज़गी आने वाले चुनाव में जो वर्तमान एमएलसी हैं उन पर भारी पड़ सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।